स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं इंडिया के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के फेज़ 2 का। फेज़ 1 जो 2022 से 2025 के लिए था, यानी 4 साल के पीरियड के लिए, फाइनेंशियल ईयर 22, 23, 24, 25, और सरकार लगभग 6 लाख करोड़ का असेट मोनेटाइजेशन करना चाहती थी। 6 लाख करोड़ पूरे तो नहीं हुए, बट इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 80-85% तक असेट मोनेटाइज कर दिए गए। असेट मोनेटाइजेशन क्या है, अभी हम थोड़ा आगे समझेंगे। इंडिया का नया मोनेटाइजेशन प्लान आया है और 6 लाख करोड़ जो 4 साल का टारगेट था, अब 2026 से 2030 तक यानी अगले 5 साल के पीरियड में ये टारगेट बढ़ा करके 16.5 लाख के आसपास कर दिया गया है। अ बिग जंप इन द कैपिटल क्रिएशन इन इंडिया। अब बात करते हैं कि ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, असेट मोनेटाइजेशन क्या है। तो भारत सरकार के पास बहुत सारे असेट हैं, बहुत सारी PSUs हैं। PSUs की ज़मीनें हैं, रेलवे की ज़मीनें हैं जो यूज़ नहीं होती, ठीक है, और भी बहुत सारे असेट हैं। उसको सरकार मोनेटाइज करना चाहती है। अब मोनेटाइज करने का ये मतलब नहीं है कि बेच रही है, इट डज नॉट ऑलवेज मीन दैट। इट मीन्स कि ऑपरेट और मेंटेन करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और को दे रही है। अभी भी जो सरकार के पास ही अपने असेट्स की ओनरशिप रहने वाली है, ठीक है। दिस इज फॉर द ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट क्या है कि भाई हमारे पास कुछ बना हुआ था, मान लो रेलवे प्लेटफॉर्म था या रेलवे स्टेशन था, हमारे पास है, हमें उसके अपग्रेड करना है। तो जब हम अपग्रेड करने की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का अपडेट। तो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं और कुछ नंबर से समझते हैं और थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं। आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा और ऑप्शनल में तो खैर काम आएगा ही आएगा। ओके, सो NMP 2.0 है क्या? तो NMP मतलब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। क्या करना है? ब्राउन फील्ड असेट मोनेटाइजेशन। तो जो मेरे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लीज आउट करना है। लीज आउट का मतलब ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। तो जैसे ही हम किसी को लीज पे देंगे तो इस लीज के बदले हम क्या करेंगे? पैसे लेंगे, है ना। वो पैसा आएगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास। लीज के फीस से किस सरकार के पास पैसा आएगा और गवर्नमेंट विल यूज दीज फंड्स टू क्रिएट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि हमारे पास एक रोलिंग फंड होगा जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहा होगा वाया प्राइवेट सेक्टर और नए इंफ्रास्ट्रक्चर को वाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्रिएट कर रहा होगा। तो इससे क्या होगा? वी कैन रिसाइकल एंड रीबिल्ड। कैपिटल जो जनरेट होगा बिकॉज ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको यूज करके हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। क्वाइट अ गुड थिंकिंग। कोई सेल नहीं होने वाली है। कोई अगर ये बात कहता है कि अरे सरकार बेच रही नहीं, ऐसा नहीं कर रही है। पब्लिक ओनरशिप पूरी तरह से रिमेन 100% रहेगी। भाई रेलवे को अपग्रेड अगर हम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, तो हम अपग्रेड किए और उसके थ्रू मतलब मेंटेन करने के लिए कुछ फीस टैक्सेस वगैरह लगा के प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा ले लेगा। जैसे टोल चलता है, जैसे एयरपोर्ट चलते हैं, तो एयरपोर्ट है ना साफ सुथरा, लेकिन अब भी AI कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो सेल नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। टारगेट कितना है? 16.72 लाख करोड़। व्हाट अ बिग नंबर। 6 लाख करोड़ से बढ़ करके 16.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का इंक्रीज, मोर देन 2.5 टाइम्स का इंक्रीज कैपिटल क्रिएशन में। NMP 1 की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 90% टारगेट पा लिया था। 6 लाख करोड़ का टारगेट था हमारा, जिसका 90% यानी 5.3 लाख करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट हमने प्राप्त कर लिए थे। इट इज़ अ सक्सेस स्टोरी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कहीं आंसर में लिखना हुआ तो यू कैन कोट NMP 1 एज अ सक्सेस स्टोरी। टॉप परफॉर्मर क्या थे? ऑब्वियसली हाईवेज। सबसे ज़्यादा इस देश में हाईवेज के बारे में ही चर्चा होती है। हाईवे के अलावा पावर एंड कोल सेक्टर, ये भी आपके टॉप परफॉर्मर थे, जहां सबसे ज़्यादा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है, जहां पे प्राइवेट पार्टीज़ ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है मेंटेन करने में और ऑपरेट करने में, ठीक है। अब जो हमारा सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन होगा नए वाले का, जो हम 16.72 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाने वाले हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो नंबर है 26%, वो हाईवेज के लिए है, लगभग 4.5 लाख करोड़। अगेन रिमेंबर, हाईवेज कैरी आवर गुड्स एंड सर्विसेज। इस हाईवे क्रिएशन की वजह से 14% के 14 to 16% जो लॉजिस्टिक कॉस्ट था इंडिया का, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आज वो घट करके 8% रह गया है
एट पार विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, थोड़ा चाइना से पीछे हैं बट 8% के आसपास आ गया है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस हाईवे डेवलपमेंट। हाईवे साफ सुथरे होंगे, बड़े होंगे, चौड़े होंगे तो टर्न अराउंड टाइम कम लगेगा, समय कम लगेगा, फ्यूल कम यूज़ होगा। देन सेकंड पे है पावर, पोर्ट्स, रेलवेज। अब ये चार सरकार के नए फोकस एरिया हैं, क्योंकि देखो हाईवे बना रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पावर चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25% वाला टारगेट है, पोर्ट चाहिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, और रेलवेज चाहिए गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बना रहे हैं अगर, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो रेलवे ही वो चीज़ है जो मूव करेगा चीज़ों को। देन कोल एंड देन अदर पार्ट्स। तो लगभग 16.72 लाख करोड़ हम लोग नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू यूज़ करने वाले हैं। कुछ एसेट होगा जिसको हम लीज पे देंगे, जिससे पैसा आएगा, और कुछ लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास एकदम फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जाएगा, क्योंकि मेंटेन और ऑपरेट करने का अगर आपको लाइसेंस मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो आप मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहेंगे ना, तो जितनी अच्छी आप फैसिलिटी देंगे, मान लो कि कोई बड़ा अच्छा स्टेशन बन गया जहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो उस फैसिलिटीज़ को अगर लोग यूज़ करेंगे, जनता यूज़ करेगी, तो फ़ायदा किसका होगा? प्राइवेट प्लेयर का होगा। तो द बेटर सर्विस यू विल गिव द मोर यू विल अर्न, जैसे एयरपोर्ट्स पे होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं क्योंकि दुनिया भर में आपको ने देख लिया है, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन हो, कुछ भी हो, सिर्फ इकोनॉमिक्स के बलबूते चलता है। अगर आपका इकोनॉमी अच्छी है आपकी देश की, तो आप अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आपको एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनना है और देश की इकोनॉमी सही करनी है, 2047 तक डेवलप्ड नेशन का टैग हमको चाहिए, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन आपके IAS बनने की जो ड्रीम है उसको पूरा करने में आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको 300 प्लस लाना आसान है, बिकॉज इट्स अ टेक्निकल एंड फेयरली कंसेप्चुअल ऑप्शन। दूसरी चीज़, ये आपको प्री मेंस इंटरव्यू के अलावा जब आगे आप सर्विसेज में जाएंगे तो आपकी पॉलिसी मेकिंग को भी ज़्यादा बेहतर करेगा। यानी इट विल मेक नॉट जस्ट मेक यू अ ब्यूरोक्रेट बट ऑल्सो अ बेटर ब्यूरोक्रेट। ठीक है, क्योंकि डेटा और नंबर्स की बात करते हैं जब हम इकोनॉमिक्स में, तो हम ये देखते हैं कि 30% का ओवरलैप है प्रीलिम्स में। हम ये भी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो है इकोनॉमिक्स का, मतलब लगभग 20% के आसपास का, जो कि UPSC का ही डेटा है। तो हमको ये समझ में आता है कि हाँ भाई, इकोनॉमिक्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खासकर अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो और अच्छा ऑप्शनल है, अगर आपको रटना वटना नहीं पसंद है तो एडमिशन्स तो ओपन है ही। एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। और इस होली धमाका के लिए भी, होली हंगामा में हम आपको 55% ऑफ दे रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शन की सीरीज़। आपको प्लैटिनम बैच की तरफ जाना है क्योंकि इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं, एक आपका मेंटरशिप और दूसरा आपका एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज दैट विल मेक यू मेंस रेडी। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मेंटरशिप और मेंस रेडी होने के लिए एडवांस टेस्ट सीरीज, गो फॉर द प्लैटिनम बैच। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है इकोनॉमिक्स में, ऑप्शनल में या कैसे भी, तो रीच आउट टू मी ऑन rishabh.singh@studiiq.com और रीच आउट टू मी ऑन हिप्पोनॉमिक्स, क्योंकि इस सेशन के PDFs भी हिप्पोनॉमिक्स टेलीग्राम पे ही जाते हैं। और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, दो आई एम नॉट वेरी एक्टिव, लेकिन आप मुझे DM कर सकते हैं, आई कैन हेल्प यू देयर। ओके, तो हम ईयर वाइज प्लानिंग देखते हैं। तो जो 16.72 लाख करोड़ है वो ईयर वाइज कैसे यूज़ होगा। 2.5 लाख करोड़ के आसपास आपके फाइनेंशियल ईयर 26 में, 3.26 लाख फाइनेंशियल 27 में। अगेन देखो, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ये जो नंबर है आप देख रहे होगे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। 2.5 लाख करोड़ से शुरू हुआ है और 3.81 लाख करोड़ तक यूज़ होगा। टोटल 16.72 लाख करोड़ यूज़ होने वाला है इस देश में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू, ताकि आप एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मोमेंटम को मेंटेन कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, भारत सरकार ऑलरेडी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश में 11 लाख करोड़ से 13 लाख करोड़ के आसपास तक अलग से इन्वेस्ट करती ही है। तो हमारी सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए, ताकि हम असेट क्रिएट कर सके लॉन्ग टर्म में, काफ़ी खर्च कर रही है। ओके, कहाँ पैसा जाएगा? 43% ऑफ दैट मनी, जो 16.72 लाख करोड़ है, वो कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। क्यों? ताकि इस पैसे का यूज़ करके न्यू प्रोजेक्ट्स बनाए जा सके। न्यू प्रोजेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन फील्ड। ठीक है, तो अपने ब्राउन फील्ड को हम लीज पे दे के पैसे कमाएंगे और उस पैसे को यूज़ करके नए प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहेंगे। 39% विल गो टू डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर्स, जो आपके प्राइवेट ऑपरेटर्स होंगे, उन तक ये पैसा जाएगा कि भाई तुम लो, ताकि डेवलप करो ना उस जगह को, और बाकी जो तुम एक्स्ट्रा पैसा लगाओगे तुम कमा लो। ठीक। 15% टू द PSUs एंड पोर्ट अथॉरिटीज़। क्यों? क्योंकि हमारा पोर्ट विल बी द 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो हमने पोर्ट्स बेहतर करेंगे, ना सिर्फ एक्सटर्नल पोर्ट्स,
बल्कि इंटरनल वाटरवे पोर्ट्स को भी अच्छा करेंगे। एंड 4% विल गो टू स्टेट फॉर डायरेक्ट एलोकेशन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए, यानी असेट डेवलपमेंट के लिए स्टेट्स के पास भी जाएगा। नहीं, सबसे ज़्यादा भारत सरकार के पास जाएगा नया इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने के लिए, देन प्राइवेट सेक्टर एंड देन टू द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अभी जो इसकी वजह से क्या होगा मालूम है, आरबीआई के नंबर्स के हिसाब से इंडिया में अगर ₹1 इन्वेस्ट होता है इंफ्रा क्रिएट करने में, तो उससे लगभग 3.25 टाइम्स जीडीपी इंक्रीज होती है। इसको मालूम है हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीप्लायर है वो 3.25, यानी हर ₹1 जो इन्वेस्ट होता है वो ₹3.25 जीडीपी बनाता है। यानी कि 16.72 लाख करोड़ अगर यूज होगा, एक्चुअली 16.72 लाख करोड़ तो टोटल है ना, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड मिला के। हमारा एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है प्राइवेट कैपिटल प्लस पीएसयूज, इट्स अराउंड 12.2 लाख करोड़। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसमें 3.25 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3.25 का सवा 12 लाख करोड़ में, तो 40 लाख करोड़ का जीडीपी में एडिशन होगा। 40 लाख करोड़ इन द जीडीपी इन द नेक्स्ट 5 years। तो अगर किसी को बिजनेस करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रियल स्टेट में जाना है, तो दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। क्योंकि ये जो 12.25 लाख करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर लगाएगा, उससे 40 लाख करोड़ का इंक्रीज होगा जीडीपी में, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारी जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होती हैं, ठीक है। इंपैक्ट क्या है, 40 लाख करोड़ का जीडीपी बूस्ट इन द कमिंग नेक्स्ट 5 years। तो जो हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो और तेजी से ग्रो हो सकता है। इसके अलावा स्टेट बूस्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर हम स्टेट वाइज देखें तो एवरेज ऑन एवरेज 2.0 का मल्टीप्लायर काम करता है, कहाँ पे, स्टेट्स में। यानी हर 1 लाख करोड़ अगर इन्वेस्ट होगा, उससे 2 लाख करोड़ की स्टेट जीडीपी बढ़ती है। अगेन अ वेरी वेरी बिग नंबर कि आने वाले 5 साल में जो 12 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, उससे 40 लाख करोड़ की जीडीपी में इंक्रीज होगा। अगर हम इंफ्रा ग्रोथ स्टोरी की अगर बात करें, इंफ्रा ग्रोथ बिकॉज ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक्सेट्रा, तो हम देखेंगे कि नेशनल हाईवेज 60% का ग्रोथ देखा गया है 10 सालों में। एयरपोर्ट्स पे 122% का, ऑल्दो मैनी ऑफ द न्यू एयरपोर्ट्स जो छोटे शहरों में थे, अब वो घोस्ट एयरपोर्ट जैसे हो गए। स्टिल वी हैव नाउ द बेस लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारे पास हो गया है, अब इसके ऊपर हम अपग्रेड कर सकते हैं। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इज ऑलमोस्ट 99%, 100% होने वाला है। कुछ जो हमारे टेरेन है जहाँ पे अभी पोल वोल लगाना संभव नहीं है, फॉर एग्जांपल राजस्थान के दूर दराज वाले एरियाज़ में जहाँ पे आज भी डीजल इंजन चलते हैं, या हिली एरियाज़ में, हिली टेरेन्स में, एल्स हर जगह अब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। रिन्यूएबल एनर्जी को अगर देखा जाए तो 3.3 टाइम्स इंक्रीज़ है। हमारा जो टारगेट था ना कि 50% ऑफ आवर एनर्जी नीड्स हम रिन्यूएबल सेक्टर से करेंगे, हम वो टारगेट 5 साल 6 साल पहले ही पूरा कर चुके हैं। 254 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से बनाते हैं, जिसमें सोलर, विंड सब कुछ आता है। और इनलैंड वाटर कार्गो को देखें तो 711% इंक्रीज़, यानी जो आप नेशनल वाटरवे के बारे में पढ़ते होंगे, हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक, लाइक दैट, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर नेशनल वाटरवे बना है। तो इनलैंड वाटरवे कार्गो भी अब लगभग 700% से ज़्यादा बढ़ा है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बीइंग टेकन ओवर बाय भारत सरकार, ठीक है। कौन कौन से रियल प्रोजेक्ट रहेंगे एनएमपी में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो हाईवे एंड रोड्स, क्योंकि हमको मालूम है 8% का जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुआ है, उसको घटा करके हमको 5 से 6% पे ले आना है। नाउ इट्स अ बिग नंबर। हम चाइना की बराबरी कर सकते हैं और यूएस की बराबरी कर सकते हैं अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में, ठीक है। एनर्जी एंड माइनिंग विल ऑल्सो बी अ न्यू सेक्टर। हाइड्रो स्टेशंस के अलावा एटॉमिक एनर्जी के ऊपर भी ध्यान दे रही है सरकार। टूरिज्म एंड टेलीकॉम, छोटे शहरों में भी अब रोपवेज के थ्रू टूरिज्म और साथ ही साथ डीकंजेशन को बढ़ाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप बनारस की बात जानते ही होंगे। सबसे ज़्यादा मोनेटाइजेशन किसका होने वाला है, 38 प्राइम बीएसएनएल लैंड का, क्योंकि बीएसएनएल के ऑफिसेज धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं, इतनी ज़रूरत ही नहीं है ऑफिसेज की, ठीक है। एंड ऑल्सो इट्स अ नॉन परफॉर्मिंग पीएसयू, तो वहाँ के जो असेट्स हैं उनको बेचा जाएगा, बेचा नहीं जाएगा, लीज पे दिया जाएगा, जिसके बदले सरकार पैसे कमाएगी और उस पैसे को नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करेगी, ठीक है। व्हाट विल बी द बेनिफिट्स फॉर कॉमन मैन। सबसे पहले अगर हाईवे डेवलपमेंट होगा तो फास्टर एंड चीपर, बेटर रोड्स यानी फास्टर ट्रैवल और चीपर लॉजिस्टिक, यानी जो हम 14% से घट करके 8% पे आए हैं, इसको घट करके 4% तक भी लाया जा सकता है। रियलिस्टिक टारगेट विल बी 5 to 6%,
आने वाले 5 साल में। देयर विल बी एन एम्प्लॉयमेंट बूम। क्यों? क्योंकि जब 3.25 टाइम्स का मल्टीप्लायर है, हर 1 रुपया पे 3.25 रुपया का जीडीपी क्रिएट हो रहा है, तो आप रोड बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी तो मिलेगी, है ना। रोड बनेगा तो कैसे बनेगा? लोग ही तो बनाएंगे, ठीक है। कोई भी एसेट क्रिएट होगा, कैसे होगा? लोग बनाएंगे, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, अगर आपका रेलवे स्टेशन अपग्रेड होगा, ठीक है, ट्रेन्स अपग्रेड होंगी, रेलवे ट्रैक्स अपग्रेड होंगे, तो इससे क्या होगा? वर्ल्ड ग्लोबल टूरिज्म जो इंडिया समय नीचे जाता जा रहा है वो आगे आएगा। इंडिया विल बी मोर सैनिटाइज्ड, मोर हाइजीनिक, मोर क्लीन, है ना। एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो इवन रेलवे का जो रेवेन्यू है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। स्मार्ट इकोनॉमिक्स की बात करें, मैसिव ग्रोथ कैन बी क्रिएटेड, क्योंकि देखो आप अपने ही एसेट को मोनेटाइज कर रहे हो ना, यानी कि आप भारत की जनता से तो टैक्स नहीं ले रहे, तो टैक्स नहीं लगेगा, और ना आपको बोरोइंग करनी है कि हम वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ घर का पैसा है। ये मतलब जैसे समझ लो कि अपने ही असेट्स को एज अ कोलैटरल रख दिया या लीज पे दे दिया सरकार ने, और उसके पैसे के उस पैसे को यूज़ करके नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, और पुराने वाले जो लीज पे दिए थे उसको प्राइवेट सेक्टर ने डेवलप कर दिया। तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। बट देयर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो। पहला, स्टैंडर्डाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी। देखो, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट टू बैक द ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, या फिर बिडिंग प्रोसेस है, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। इससे मालूम है क्या होता है? जब अकाउंटेबिलिटी आती है ना, तो कॉन्फिडेंस या फिर ट्रस्ट बढ़ता है आपकी इकोनॉमी में, ट्रस्ट बढ़ता है आपकी इकोनॉमी में। और जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है या फाइनेंशियल सिस्टम है, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट के ऊपर काम करते हैं कि आपके ऊपर ट्रस्ट होगा तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इसके अलावा बात करें पीएम गति शक्ति इंटीग्रेशन की, तो पीएम गति शक्ति में क्या है? नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन में जब हम लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, गति शक्ति किसके लिए? लॉजिस्टिक का जो मूवमेंट है उसको फास्ट करने के लिए। जैसे मल्टी मॉडल प्लानिंग, जैसे हमारा DFC है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ताकि हम ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा एफिशिएंटली और सस्ते दामों में ट्रांसपोर्ट कर सके किसको? कार्गो को, थ्रू रेलवेज, ठीक है। ओके, सो दिस इज अबाउट द होल ऑफ नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। क्या क्या नंबर्स याद रखने हैं? 16.72 लाख करोड़ टोटल, 12.2 लाख करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड 3.25x का मल्टीप्लायर, ये इंपॉर्टेंट नंबर है। तो ये जो 2047 का विकसित भारत सुपर पावर बनना चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, वो प्लान की एक सीढ़ी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन 2 का सक्सेस भी है। आपको क्या लगता है भारत सरकार को और क्या करना चाहिए? और ये जो पूरी डिटेल है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की या फिर नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन 1 की, क्या आपने इसको बारे में पहले सुना है, बात सुनी है, या आपके कोई सजेशन है जो भारत सरकार को इंक्लूड करने चाहिए? डू टेल इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विल मीट सून। रिमेंबर, इकोनॉमिक्स ऑप्शन की क्लासेस में एडमिशन ओपन है मार्च बैच के लिए, और इस होली हंगामा सेल का यूज़ करो और पाओ मैक्सिमम डिस्काउंट। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।